जीवन ज्योति बायो चैनल में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। ठीक है, आइए कल एक वीडियो आपको पोस्ट की जिसमें हम लोग कर रहे थे क्लास 9th के एग्जामिनेशन में बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं वो सीख रहे थे। ठीक है, उसी सीक्वेंस में उसी सीरीज में एक नए पैटर्न के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है वो आज जानेंगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप वीडियो देखें तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए, अब उसी क्वेश्चन के कल 2 पार्ट हमने डिस्कस किए थे, ए और बी। अब तीसरा सी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, और सारी डेफिनेशन ये याद रखिए केवल और केवल 1 नंबर की होती है। अगर 1 नंबर की डेफिनेशन है तो वो आपसे 10-15 लाइन नहीं पूछ रहे हैं, आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। अब वो क्या डिफाइन करने कह रहे हैं, कह रहे डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। पहला टर्म उन्होंने दिया है फर्मेंटेशन। ठीक, हम तो भाई घर से याद करके गए थे, लेकिन अभी जैसे सामने एग्जाम में फर्मेंटेशन वर्ड आया भूल गए, नहीं याद आ रहा। तो कुछ चीजें याद रखिए। फर्मेंटेशन जो है आपके घर में यूज होने वाला एक प्रोसेस है। फर्मेंटेशन से ना भटूरे बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन से कर्ड एक तरह का फर्मेंटेड फूड है। फर्मेंटेशन से आपके घर में इडली बनाई जाती है। खमीर उठाने के बाद उसको हम कुक करते हैं। तो फर्मेंटेशन का मतलब ये कि हम किसी फूड का खमीर उठाएं। अब खमीर क्या है, ये तो उसके लिए है जब हम बैठे एग्जाम में फर्मेंटेशन याद तो पूरा किया मगर भूल गए। किसी भटूरे का जो डो बनाते हैं ना, आटा बनाते हैं, वो अगर इतना बड़ा है तो उसको उसको फ्लफी कर देते हैं, इतना बड़ा हो जाता है। क्यों, तो लाइट वेटेड हो जाता है। जितना लाइट वेटेड होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से इडली में भी ना ईस्ट वर्ड यूज करते हैं कि ईस्ट डाल दीजिए, कुछ लोग कहते हैं उसमें इनो डाल दीजिए। तो इनो एक ईडेबल सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट है। उससे क्या होता है कि जहां जिस फूड में हमने इनो डाला है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो गैस है ना वो ऊपर की तरफ आएंगी, और जिस फूड को आपने उसमें पेस्ट के फॉर्म में बनाया है उसमें छोटे छोटे पोर्स आ गए। ये है हमारा पूरा फर्मेंटेशन। अब लिखें कैसे, है ना, लिखने के लिए डिफाइन कर दिया, इट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इन फूड और ड्रिंक बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ईस्ट। देखिए ईस्ट ये एक टेक्निकल टर्म है, ईस्ट से हो रहा है फर्मेंटेशन। क्या है ईस्ट, एक यूनिसेलुलर फंगस। वैसे तो इनो भी यूज करते हैं, लेकिन हम जब टेक्निकली आंसर को लिखेंगे तो हमें लिखना होगा ईस्ट। फिर क्या कहते हैं, और बैक्टीरिया which may cause it to produce bubbles or heat। अच्छा, अब इसके बाद भी भूल गए, ये भी नहीं याद आ रहा कि कैसे लिखा जाए। तो दूसरा तरीका ये है कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है। जैसे मैं लिखती हूँ, ग्लूकोज को पहले हमने लिखा C6, फिर H12, देन O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, हर चीज में है। मैदा अगर बना रहे हैं जिसका हमें भटूरा बनाना है, उसमें एक स्टार्च है, तो ग्लूकोज का कंपोनेंट तो होना ही होना है। उसी तरीके से अगर राइस का और दाल का इडली बना रहे हैं तो उसमें भी ये है। अब ये याद तो करके आए थे मगर दिमाग से तो सब निकल चुका है भाई, फुर हो गया है, उड़ गया है, रट रट के डब्बा गुल हो गया है। तो आप एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन याद रखिए। हमने ग्लूकोज लिखा क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो यहाँ हम ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे। ठीक, सीधे एक एरो लगा दीजिए। एरो लगाने के बाद इथाइल अल्कोहल लिखिए C2H5OH। यहां हमने लगाया 2 मॉलिक्यूल्स बैलेंस करने के लिए। अगर उतना भी नहीं याद है तो भी आपको हर हाल में इस इक्वेशन से आंसर मिल जाने वाला है। इसकी जगह पे हमने 2 ATP लिख दिया। ये देखें तो इथाइल अल्कोहल लिख लीजिए, यहाँ पे ETHYLALCOHOL लिख लिया हमने इथाइल अल्कोहल। ठीक, यहाँ क्या लिखा, ग्लूकोज। यहाँ क्या लिखा, जो बना वो इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन नहीं लगाया क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, यहाँ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बना, 2 ATP, या इसकी जगह पे हम एनर्जी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। तो हमने ये केमिकल चेंज कर दिया ऑफ फूड और ड्रिंक। हटा दीजिए, आपको ड्रिंक नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, मत याद रखिए, खाली फूड लिख दीजिए, ग्लूकोज। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ईस्ट, यहाँ हमने ईस्ट लिखा नहीं। आप चाहें अगर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ ईस्ट लिख लिया। विच मे कॉज इट टू प्रोड्यूस बबल्स। तो बबल्स किसके बनाने हैं हमें, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, एंड हीट, जहां पे हमने ATP लिखा है वहां सिंपल हीट लिख दीजिए, हो गई फर्मेंटेशन। एक साथ 2 डेफिनेशन हमने प्रिपेयर किए। अब इसको हम एनारोबिक में कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in which glucose is
oxidized, not the oxidized, glucose is broken down into their simpler component that is ethyl alcohol in absence of oxygen. अगर हम ऑक्सीजन ना लगाएं, ईस्ट ना लगाएं, तो यही इक्वेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की हो गई। लेकिन ईस्ट लगा दें और डेफिनेशन को एनारोबिक के बजाय ऐसे लिख दें तो सेम डेफिनेशन फर्मेंटेशन की हो गई। कोई डिफरेंस है नहीं, केवल शब्दों का खेल है, कैसे फ्रेम आउट करना है। हमने लिख दिया, फर्मेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हो गया एंटीबॉडीज। जब ये वर्ड आता है ना तो ऐसा होता है, लगभग 75% लोग इस एंटीबॉडीज को जल्दी में एंटीबायोटिक पढ़ जाते हैं। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी ब्लड के अंदर है। कहाँ है एंटीबॉडीज? चलिए पढ़ते हैं। दीज आर डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस का मतलब क्या? जो आपकी बॉडी की सुरक्षा बनाए, जो आपकी रक्षा करें, उनको हम डिफेंस प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन किस लिए? क्योंकि केमिकल नेचर इनका प्रोटीन है। जैसे ये अगर कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज अगर कार्बोहाइड्रेट है, तो जो एंटीबॉडीज है वो प्रोटीन है, एक तरीके की प्रोटीन है। ठीक, जैसे घर में मम्मी कहती है फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाने से आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम मजबूत होगी, तो इसका मतलब फ्रूट्स में कुछ ऐसा है जो इस तरीके की एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं? दीज आर द डिफेंस प्रोटीन्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट WBC होते हैं हमारी बॉडी के, ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी बेसिकली अगर समझा जाए तो ये जो एंटीबॉडीज हैं वो ह्यूमन के ब्लड में प्रेजेंट हैं, बाहर से नहीं बन रहे हैं और ब्लड में बकायदा फ्लो कर रहे हैं। किसके साथ लड़ाई करनी है उसको? एंटीबॉडीज हुए तो हमारी बॉडी के सोल्जर्स हुए ना, डिफेंस प्रोटीन हमारी बॉडी के सोल्जर हुए। तो अब दुश्मन कौन है? तो दुश्मन ये क्या है? क्या इट रिएक्ट्स और इट प्रोटेक्ट्स। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है या रिएक्ट करता है किससे? विद एंटीजन। एंटीजन एक तरीके का टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन जो किसी बैक्टीरिया ने बनाया है, प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन। किसी पैथोजन तो कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है ना, और कोई वर्म भी हो सकता है, कोई भी ऐसा केमिकल जो हमें नहीं चाहिए, जो मुझे सूट नहीं कर रहा है, मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल ही बेकार है, वो हमारे लिए जहर के समान है। बस मेरे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज है ना वो बनना शुरू हो जाएंगी, उसके अगेंस्ट बनने लगेंगी। लिम्फोसाइट चौकीदारी कर रहे हैं, बोले ऐसे वाले कोई भी चीज बॉडी के अंदर नहीं चाहिए जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा हो। देखिए, है ना, अभी हम तीसरे वर्ड पे चलते हैं, एंटीबायोटिक्स। इससे पहले एंटीबॉडीज था, बायोटिक नहीं था। अब एंटीबायोटिक्स। सबसे पहली और सिंपल सी बात जानिए कि एंटीबायोटिक आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं बना रही। एंटीबायोटिक को मेरी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, एंटीबॉडीज को बनाती है, लेकिन बायोटिक को नहीं। तो डिफाइन कैसे करें, है ना, कैसे लिखें कि हमें पूरे 1 नंबर मिल जाए। एंटीबायोटिक्स, दीज आर द केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स, सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लिखना जरूरी है बच्चों, ये कीवर्ड है। ये वीडियो बनाने का मीनिंग ही यही है कि आप इस पर फोकस करें, नंबर कहाँ मिल रहे हैं। सो these are the chemical substances produced by some microorganism, right? Microorganism कौन हो सकता है? जैसे बैक्टीरिया, ठीक, जैसे बहुत ही माइन्यूट फंगस, यही 2 पे रहते हैं। So these are produced by some microorganism which kill the growth of other microorganism. कैसे समझाएं? ऐसे समझे कि जैसे मैं हूं, मुझे कोई ऐसी डिजीज हुई है जो बैक्टीरियल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 2 एंटीबायोटिक के नाम लिखे हैं। पहला नाम हमने लिखा पेनिसिलिन, दूसरा लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन मुझे दी जा रही है, डॉक्टर ने लिखी है, मेरी बॉडी इसे नहीं बना रही है, इसको एक बैक्टीरिया ने बनाया। लिख लेते हैं, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई है, साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया है, ये लैब में बनाई जाती है, ये बैक्टीरिया के द्वारा बनती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरकुलोसिस, है ना, CULOSIS, ट्यूबरकुलोसिस यानी TB, इस वाली डिजीज में प्रिस्क्राइब की जाती है, डॉक्टर देते हैं, बोलते हैं खाली पेट 6 महीने सुबह सुबह खाइए, खाली पेट 9 महीने सुबह, जैसा इन्फेक्शन हो। तो ट्यूबरकुलोसिस TB ये हमने लिखा, ये ट्यूबरकुलोसिस इस तरीके की बीमारी के लिए ये
स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखी गई। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है ना, ये भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। कैसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन? कहीं किसी को छोटा सा कोई फोड़ा निकल आया या पस बन गया तो वो पेनिसिलिन लिख देते हैं डॉक्टर की इसको खाइए तो अपने आप ही सूख जाएगा और सही हो जाएगा। तो आप इतना ना लिखें, ये सब ट्यूबरकुलोसिस ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या लिखना है? एंटीबायोटिक, these are the chemical substances produced by some microorganism which kill the growth of other microorganism, है ना। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेरी बॉडी में रोकेगी, लेकिन मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को बाहर से लिया है। और पेनिसिलिन फंगस के द्वारा बनी है, फंगस बनाता है इसको, पेनिसिलियम रोटेटम से बनती है ये। तो पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो मुझे डॉक्टर लिखेगा तब जब मेरी बॉडी में कहीं कोई फोड़ा या कुछ ऐसा हो जाए तो पेनिसिलिन लिखेंगे। तो आपने लिखना है these are the chemical substances produced by microorganism kill the growth of other microorganism and the example एक ले लीजिए आप, आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन इजी लग रहा हो तो आप स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखिए, पेनिसिलिन इजी लग रहा हो तो पेनिसिलिन लिखिए। चलिए देखिए जो नेक्स्ट है ना, वहां हमने वर्ड यूज किया हाइपोक्सिया, है ना। अब पढ़ के जा रहे नहीं समझ में आ रहा है। हाइपो का मतलब होता है कम, इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। हाइपो का मतलब कम, क्या कम? ऑक्सीजन का। अब ये हाइपोक्सिया का सीधा सीधा मतलब है कि इंसान को ब्लड में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है ना उतनी नहीं मिल रही, उसको कम मिल रही है। आप भूल गए अगर, और इतना याद है कि हाइपो माने कम और ऑक्सीजन, ये तो आप ट्रांसलेट करके लिखिए सिंपली कि व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज लेस इट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया ऑफ द ह्यूमन। कहाँ हो सकता है? पहाड़ों पर हो सकता है जहां हवा में ही ऑक्सीजन कम है। वैसे तो हाइपोक्सिया का सिंपल मीनिंग यही है कि ऑक्सीजन कम है, जरूरी नहीं कि पहाड़ों पर ही हाइपोक्सिया हो, कंडीशन है ये। ठीक है, एक कंडीशन लगाई गई, क्या कह रही है? इन हाइपोक्सिया availability of oxygen to the body cells is lesser than the required amount, यानी मेरी बॉडी सेल्स को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उससे मुझे ऑक्सीजन कम मिल रही है। ठीक, ये तो हो गई डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखी जाएगी। याद कैसे करें, एक्सप्लेन कैसे करें? ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड, ठीक है। और उस ब्लड में एक सेल्स होते हैं आरबीसीज, और उस आरबीसीज में एक कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN। ये इसके थ्रू ऑक्सीजन का कंडक्शन होता है। सब कुछ है लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन कम है इसलिए ये काम संपन्न नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आप हीमोग्लोबिन का काम पढ़ते हैं कि वो ऑक्सीजन का कंडक्शन करेगा, पर ऑक्सीजन मिले तब तो कंडक्शन करे, यानी ऑक्सीजन कम है जिससे बॉडी सेल्स के पास ऑक्सीजन कम पहुंच रही, सप्लाई कम है ऑक्सीजन की। तो आपकी डेफिनेशन ये ब्लैक फॉन्ट में खत्म हो जाती है, यहाँ किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बनाया। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विवी पैरस जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? ऐसे सीधे से कोई एक सीड है ऐसे, और उस सीड में रेडिकल निकल आए, RADICL, ये निकल आया रेडिकल, इसको हम जर्मिनेशन कहेंगे। यानी सीधा मतलब होता है जर्मिनेशन का कि सीड को मिट्टी में डाला, पानी डाला, उस सीड को ऑक्सीजन मिला, उससे रेडिकल और प्लेम्यूल निकल आए, रेडिकल से रूट बने, प्लेम्यूल से शूट बनी। मिट्टी से जो भी हिस्सा बाहर है वो शूट है, और मिट्टी से जो भी हिस्सा अंदर है वो रूट है। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इन्होंने कंडीशन लगा दी कि विविपेरस जर्मिनेशन क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे सुंदरबन है, बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है कि हर तरफ समुद्र है, और जो पानी, जो टाइड्स चलती है ना, वो जो सी टाइड्स होती है वो वहाँ की जो आसपास का जो लैंड एरिया है, जो मिट्टी है, वो हमेशा पानी से भरा रहता है। कभी आप जाइए, कभी सी सोर्स पे जाइए, देखिए किनारे किनारे प्लांट लगे होते हैं, तो उनमें रूट्स जो है बाहर आ जाती है। अच्छा, अब वहाँ की मिट्टी में इतना नमक है, इतना सॉल्ट है कि अगर हम नॉर्मल सीड वहां पे डाल दें तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, राइट। तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं ना वो बड़े चालाक है, कहते ठीक है हम जर्मिनेशन करके भेजेंगे, जर्मिनेशन ही कर दो। यानी कब जर्मिनेशन हो गया? कहते व्हेन जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर्स इनसाइड द फ्रूट, फल के अंदर बीज था और वो फल अभी पेरेंट प्लांट से अटैच था। ऐसे समझेगा, टमाटर आपने कहीं लगा हुआ देखा है
कि टमाटर का प्लांट में टमाटर लगा हुआ है और अभी खाया नहीं, निकाला नहीं, बीज निकाला नहीं और उससे पहले ही उस फ्रूट के अंदर ही उसका जर्मिनेशन शुरू हो गया। लेकिन टोमेटो में ऐसा नहीं होता, ये केवल कोस्टल एरियाज के प्लांट्स में होता है। तो क्या हो रहा है विविपेरस जर्मिनेशन? व्हेन जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर्स इनसाइड द फ्रूट, फल के अंदर सीड है तभी हो गया। व्हेन द फ्रूट इज अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट एंड द एग्जांपल इज राइजोफोरा। यहाँ हमने प्लांट का नाम लिखा है, यहाँ आपको एग्जाम्पल मेंशन करना पड़ेगा। अब अगर बुक के डायग्राम में जाए ना तो प्लांट में ही ऐसे करके लीव बना रखी है उन्होंने और स्टेम यो दिखाया हुआ है, और जो फ्रूट अटैच किया है उस फ्रूट में जर्मिनेशन ऑफ सीड को यही दिखा रहे हैं। यानी ये दिखाने की कोशिश की गई है सीड जर्मिनेशन। तो आप जो कुछ भी लिखते हैं ना बेटा, डेफिनेशन जो लिखते हैं उसमें ज्यादा लिखने के नंबर नहीं होते हैं, नंबर एक टेक्निकल वर्ड पे होते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक वर्ड वहां होगा जिससे आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाले। यहाँ पे लिखेंगे germination occurs inside the fruit when the fruit is attached with the parent plant. This is very important point. तो टाटा बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।